हेलो बच्चों, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अबाउट डिजीज़। ठीक है, जो आपके पूरे ह्यूमन फिजियोलॉजी की डिजीज़ हैं उसकी बात करेंगे हम लोग। तो ह्यूमन फिजियो की डिजीज़ में अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले बात करेंगे जो डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर हैं उसके बारे में। देखिए, पहली डिजीज़ है या प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं आप इसे, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट डिजीज़ क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। देखो, इन्फ्लेमेशन होता है इंटेस्टाइन के ट्रैक्ट का। इसमें वैसे मैं बता दूं, 12th में आपने पढ़ा हुआ है एक डिजीज़, उसका नाम मैं बताता हूं आपको, दैट इज़ एस्कैरियासिस वगैरह। तो वो एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइड से होता है। ठीक है, तो उन डिजीज़ में ऐसा कुछ होता है, इन्फ्लेमेशन होगा इंटेस्टाइन के अंदर। तो ज़्यादातर ये बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन में होता है, जैसे बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग वगैरह हो गया, वायरल इन्फेक्शन वगैरह हो गया और कोई उनमें होता है। फिर बोल रहा है कैन बी ड्यू टू पैरासिटिक या पैरासाइट्स लाइक राउंड वॉर्म, टेप वॉर्म, थ्रेड वॉर्म, हुक वॉर्म, पिन वॉर्म। ये जितना भी लिखा है सब फाइलम आप बोल देंगे एस के एलिमेंट्स में आते हैं, नेमाटोडा में आते हैं। इसमें कोई खास सिम्टम नहीं है। इन्फेक्शन से इंटेस्टाइन में थोड़ा सूजन वगैरह आ जाती है, ये सिम्टम है आपको। ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की मैं बात करूं उसका सिम्टम। फिर इसमें एक जॉन्डिस है, सिंपली हेपेटाइटिस पीलिया की बात हो रही है। और ये नॉर्मल पीलिया है, वो आपका हेपेटाइटिस बी वाला नहीं है जो आपका होता है जनरली, आपको पता है आपका हेपेटाइटिस बी वायरस से। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जॉन्डिस में हमेशा लीवर अफेक्टेड होता है। और इसमें आपको पता है स्किन और आइज़ टर्न हो जाती हैं येलो, क्योंकि आपका जो जॉन्डिस में लीवर ओवर एक्टिवेट होता है, जिसकी वजह से ज़्यादा अमाउंट में बाइल जूस बनाता है और उसका कलर येलो होता है। तो स्किन का कलर और आई का थोड़ा पेल येलोइश या येलो कलर का हो जाता है, ये होता है जॉन्डिस के अंदर। फिर एक है वॉमिटिंग। देखो, वॉमिटिंग वैसे बहुत सारे रीज़न है। कई बार फूड पॉइजनिंग है उससे हो रहा है, कई बार आपको और भी चीज़ें हैं, जैसे आपका टाइफाइड वगैरह में भी हो जाता है। ठीक है, आपने एसिडिक कंडीशन में वॉमिटिंग हो जाता है। नॉर्मली क्या है, स्टमक के कंटेंट का निकल के बाहर आना, ये वॉमिटिंग में काउंट होता है। ठीक है, चक्कर आना पहले स्टार्ट होगा, चक्कर आना थोड़ा सा, वो नौशिया कंडीशन बोलते हैं, और उसके बाद वॉमिटिंग स्टार्ट होती है। जनरली क्या होता है, हमारा जो वॉमिट सेंटर बोलते हैं दैट इज मेडुला, आपके हिंड ब्रेन का पार्ट है, हिंड ब्रेन का पार्ट है, इसे मेडुला बोला जा रहा है। और ये आपका 3 पार्ट होते हैं उसके, मेडुला या मेडुला ऑब्लोंगाटा बोलते हैं, एक पोंस वेरोलाई बोलते हैं या पोंस बोल देंगे, एक सेरेबेलम बोलते हैं। तो मेडुला जो होता है आपका, ये आपके वॉमिट सेंटर की तरह बोलते हैं। क्यों वॉमिट सेंटर की तरह क्यों बोल रहे हैं सर इसको? तो जनरली इसका आपको मैं रीज़न बता दूं, इसको वॉमिट सेंटर की तरह बोलने का अपना रीज़न ये है, क्योंकि जो आपका ईसोफेगस होता है उसके नीचे से स्टोमक स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है, उसको बोलते हैं ईसोफेजियल स्फिंक्टर, ढक्कन टाइप। और ये स्फिंक्टर जो होता है, ये आप जनरली बोलेंगे, ये कंट्रोल करता है इसकी ओपनिंग क्लोजिंग को, मेडुला ऑब्लोंगाटा, या जिसको आप वॉमिट सेंटर में बोल रहा हूँ। और अगर ये आपका मेडुला ऑब्लोंगाटा आपके चक्कर आने से एबनॉर्मल हो जाता है, तो ये इसको कंट्रोल करना बंद कर देगा और ये अपने आप ही खुलेगा और बंद होगा। दैट इज लीड टू बैक फ्लो ऑफ फूड, वॉमिटिंग बोल रहे हैं उसे। ओके, आई थिंक क्लियर है। वॉमिटिंग की कंडीशन है, वॉमिट सेंटर ध्यान रखना, मेडुला ऑब्लोंगाटा को बुलाते हैं। देन उसके बाद फिर है डायरिया का केस। डायरिया वैसे इसके नाम बहुत सारे हैं। डायरिया में आप लूज मोशन बोल सकते हैं। उसके बाद डायरिया को जियार्डियासिस बोलते हैं, जियार, मैं इसको देखो दूसरे से रिप्रेजेंट कर दूं, डायरिया को ही लूज मोशन और इसी को जियार्डियासिस भी बोलते हैं। ये डायरिया के अंदर होता है, जियार्डियासिस की कंडीशन बोली जाती है, जियार्डियासिस बोला जाता है। ये डायरिया के साथ होता है। ठीक है, ये आपका लूज मोशन का केस है, कुछ होता नहीं है आपका। जो है एक्चुअली क्या हो रहा है, जो लार्ज इंटेस्टाइन से फीकल मैटर पास होता है उसमें वाटर मिनरल नहीं पास होते, एब्जॉर्ब हो जाते हैं।
बट लार्ज इंटेस्टाइन अगर एब्जॉर्ब ना करे वाटर मिनरल तो बहुत ह्यूज अमाउंट में फूड के साथ वाटर मिनरल पास होता है, इसकी वजह से वो लिक्विड फॉर्म में दिखेगा फीकल मैटर। उसी कंडीशन को आप डायरिया, जियार्डिसीज या लूज मोशन बुला रहे हैं। फिर जनरली आगे अगर मैं कहूँ तो दैट इज़ कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन की अगर आप बात करेंगे तो कॉन्स्टिपेशन सर सिंपल कब्ज वर्ड बोल देते हैं। अगर आपका जो सिंपली अगर मैं बात करूं, आप जब लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो आप इसके अंदर बोलते हैं पहला पार्ट होता है सीकम, फिर होता है कोलोन, फिर होता है रेक्टम और देन एनस। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है जिसको मैं बोल रहा हूँ जनरली यहाँ पे, दैट इज कोलोन पार्ट, सेकंड पार्ट रेक्टम से पहले। तो ये कोलोन से क्या बोला जा रहा है सर, ये नीचे मूवमेंट नहीं होती फूड की, तो यहीं इकट्ठा हो जाता है, जिससे क्या है फोर्सफुली पास करने पे ये फीकल मैटर जल्दी पास आउट नहीं होता। इसी कंडीशन को आप बोल देते हैं सर कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। और आपका जनरली मैं बता दूं इंडाइजेशन होता है, सिंपली लिखा हुआ है फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि एंजाइम ढंग से बन नहीं रहे हैं। फीलिंग ऑफ फुलनेस, पेट भरा भरा लगेगा। एंड कैन बी ड्यू टू इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रेशन, सिंपली मैंने कहा एंजाइम ढंग से बन नहीं रहे हैं इसलिए हो रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है, आप टेंशन ले रहे हैं, मेंटल टेंशन, एंजाइटी, फूड पॉइजनिंग के कारण ऐसा होता है। ओवर ईटिंग, बहुत खा लिया, स्पाइसी फूड, तो ये इनडाइजेशन की कंडीशन बोली जाती है, ठीक है। तो ये मेन डिसऑर्डर्स जो हमें पढ़ने हैं फॉर योर नीट एग्जाम रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके। ये डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड आपके कुछ डिसऑर्डर्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर फिर आपका ये अगला पोर्शन आता है, ये है डिसऑर्डर हैं, ये रिलेटेड हैं आपके, दैट इज आप बोल सकते हैं सिंपली रेस्पिरेटरी सिस्टम से। तो ये हमने वैसे पहले पढ़ा हुआ है 12th में। एस्थमा है एक, ठीक है, एस्थमा है। एस्थमा आपका इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। जनरली पहले इसको समझ लें कि सर जो आपका ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया के बाद स्ट्रक्चर खुलता है जो ब्रोंकाई लंग्स में, और फिर उसके बाद पतली पतली ट्यूब्स में और खुलता है, उन्हें बोलते हैं ब्रोंक्यूल। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ऐसे ब्रोंक्यूल होते हैं, तो उनके अंदर सूजन आना ये होता है एस्थमा। और एस्थमा एक एलर्जिक रिएक्शन है, डस्ट पार्टिकल की वजह से होता है, और इसमें वीजिंग साउंड, थोड़ा सा फुसफुस टाइप आवाज़ आती है। तो ये आपका एस्थमा की कंडीशन होती है, इनक्योरेबल है, और इसी के लिए वो पंप वगैरह यूज़ करते हैं। एम्फाइसेमा, ये भी 12th में पढ़ा हुआ है हमने। इसमें एल्वेलर वॉल जो होती हैं डैमेज हो जाती हैं, क्योंकि पर्सन लगातार सिगरेट स्मोकिंग वगैरह करता है, उससे जो एल्वियोलाई होती है उसका जो सरफेस एरिया है ये गैसेस एक्सचेंज के लिए, इसमें सारा CO भर जाता है, इससे इसका एरिया घट जाएगा, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होगी। ये होता है एम्फाइसेमा में रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज, क्योंकि भाई जितना फिल होना था उतना होगा नहीं, तो इसलिए जो है प्रॉपर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगी। फिर कुछ हैं ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर हैं, सर जहाँ पे आप काम करते हैं उससे रिलेटेड डिसऑर्डर हैं। मैं इसको थोड़ा सा एलेबरेट करके ले जाऊँ, यहाँ जो यहाँ पे दे रखा है इसके अलावा देखो, फिब्रोसिस आपका बोल रहा है लंग डैमेज वगैरह हो जाता है। फिब्रोसिस में आपका जो है कुछ डस्ट पार्टिकल वगैरह की एंट्री हो जाती है लंग्स में। इसके अलावा ध्यान रखना साइडेरोसिस, अगर आयरन डस्ट गया है। बायसिनोसिस, अगर कॉटन डस्ट गया है, कॉटन की माइन में। उसके बाद सिलिकोसिस, सर सिलिकॉन डस्ट गई है। एस्बेस्टोसिस, सर कोल डस्ट गई है, कोयले की खान में मान लो काम कर रहे हैं। तो ये जनरली आप क्या बोलेंगे, दैट इज अबाउट डिजीज रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम। बाकी इसमें बताया गया भी मास्क आपको प्रोटेक्शन देगी इंडस्ट्रीज में जहाँ पे ग्राइंडिंग होती है, स्टोन वगैरह की ब्रेकिंग होती है, लाइक कंस्ट्रक्शन वर्क में, तो वहाँ धूल मिट्टी ना जाए, इसलिए मास्क थोड़ा मैंडेटरी होता है।
ठीक है, ये आपके रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की बात हो रही है, ठीक है, कि रेस्पिरेशन से रिलेटेड डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं हम। देन उसके बाद डिसऑर्डर्स हैं सर्कुलेशन से रिलेटेड। सर सर्कुलेशन से रिलेटेड डिसऑर्डर की बात करें तो भाई यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है, ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है, 2-3 क्वेश्चन ही आते हैं वैसे। कार्डियक अरेस्ट है पहला। सर कार्डियक अरेस्ट की क्या कंडीशन है? कार्डियक अरेस्ट है अगर आपका हार्ट पंप करना या बीटिंग करना बंद कर दे। सिंपल ध्यान रखना, कार्डियक अरेस्ट मीन्स आपके हार्ट की वर्किंग बंद हो जाए। फिर लिखा है हार्ट फेलियर, थोड़ा अलग है। हार्ट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट नीड्स ऑफ द बॉडी। देखो यहाँ हार्ट बीट करना बंद कर दे, ठीक है, रिदम आना बंद हो जाए, सिग्नल मिलना उसका बंद हो जाए, काम करना ही बंद कर दे। और हार्ट फेलियर में क्या है, हार्ट प्रॉपर तरीके से पंप नहीं कर रहा ब्लड, जिससे बॉडी के सारे पार्ट्स में प्रॉपर ब्लड सप्लाई पहुंच नहीं रही है, ये हार्ट फेलियर है। यहाँ काम ही नहीं कर रहा, यहाँ वीक काम कर रहा है, पंपिंग प्रॉपर नहीं हो रही, इसलिए सप्लाई नहीं पहुंच रही, ठीक है। उसके बाद अथेरोस्क्लेरोसिस लिखा है, जिसको कॉरोनरी आर्टरी डिजीज कैड वर्ड यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आपका इसमें जनरली आप ध्यान रखें कि जो हमारी आर्टरीज वगैरह हैं, ब्लड वेसल्स, उसमें अगर कैल्शियम आयन, फैट्स, कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल डिपॉजिट हो जाते हैं, जिससे आर्टेरियल ल्यूमेन, या मैं बोल दूं अगर इस स्पेस में जो आपके सामने अभी दिख रहा है, अगर इस स्पेस में सारा मैं बोल दूं कुछ आपके कोलेस्ट्रॉल वगैरह डिपॉजिट हो जाएं, तो इसका एरिया नैरो हो जाएगा, तो ट्रांसपोर्ट थोड़ा प्रॉब्लम करेगा, कहीं ना कहीं हाई बीपी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और अगर ये पूरी तरह से ब्लॉक कर देगा तो उसको हार्ट अटैक बोल देते हैं। हार्ट मसल इज सडनली डैमेज व्हेन एडिक्वेट ब्लड सप्लाई, क्योंकि हार्ट मसल में प्रॉपर सप्लाई पहुंचेगी ही नहीं, ठीक है। तो ये आप बोल देंगे कि सर ये कैड होता है, और कैड की एडवांस स्टेज हार्ट अटैक अगर ब्लॉकेज हो जाए तो, ठीक है, ये आप बोल रहे हैं इसके अंदर। फिर उसके बाद देखो इससे रिलेटेड एक टर्म हो रहा है, यहाँ लिखा है अथेरोस्क्लेरोसिस, जहाँ पे डिपोजिशन हो रहा है इन सब का। बट एक और वर्ड आता है, उसका कोई और नाम नहीं है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। वहाँ अथेरो है, यहाँ आर्टेरियो है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ। जो आपका दूसरा मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, यहाँ क्या होता है, जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं उनके पहले इलास्टिक नेचर होता है, तो ये फेल हो जाता है, मतलब हार्डनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, जिससे वो इलास्टिक नेचर चला जाएगा और वो अपने वॉल्यूम को या एरिया को मेंटेन नहीं कर पाती, डिपोजिशन यहाँ नहीं होता, तो हार्डनिंग की वजह से बीपी वगैरह बढ़ जाता है, ये आर्टेरियो है। अगर डिपोजिशन हो रहा है तो अथेरो है, और अथेरो की एडवांस स्टेज हार्ट अटैक है, इसकी एडवांस स्टेज हार्ट अटैक नहीं है, ध्यान रखना। ये आपका आर्टेरियो और अथेरोस्क्लेरोसिस की बात कर रहा हूँ मैं। फिर एक लास्ट इसमें है, दैट इज सिंपली वी कैन से, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको, तो बात हो रही थी देखो यहाँ पे कि भाई यहाँ पे एंजिना पेक्टोरिस या एक्यूट चेस्ट पेन बोलते हैं। अगर आपके हार्ट मसल्स को पहुँचने वाली सप्लाई ऑक्सीजन की कम है, तो आपकी हार्ट मसल प्रॉपर वर्क नहीं करें, चेस्ट में पेन जैसा होगा, तो वो जो है आपका ब्लड फ्लो को, अगर आपके हार्ट तक नहीं पहुंच रही तो वर्किंग कम करेगा, तो आपके ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम है। कॉमन इन मिडिल एज एंड एल्डरली ग्रुप, जो लोग मिडिल एज मीन्स लाइक 40+ और बहुत ओल्ड एज, उनके अंदर ऐसा देखने को मिलेगा एंजिना पेक्टोरिस, और इसको जनरली लिखा रहता है एक्यूट चेस्ट पेन, जब आप हार्ड वर्क खासकर करें तब की बात हो रही है, ठीक है। ये आपका जो है इसके अंदर ये हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ है। फिर उसके बाद बात करते हैं डिजीज़ जो रिलेट करती है आपकी, दैट इज़ अबाउट जो है सिंपली कहें से एक्सक्रीशन से। तो भाई रीनल कैल्कुलाई है, सिंपल वर्ड है किडनी स्टोन, तो इनसॉल्युबल, ठीक है, किडनी स्टोन बोलते हैं इसे। इनसॉल्युबल आपका स्टोन या मास ऑफ क्रिस्टलाइज ऑक्सलेट्स वगैरह कैल्शियम के सॉल्ट वगैरह डिपोजिट हो जाते हैं, और वो पथरी जिसको बोलते हैं वो होता है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, अगर आपके ग्लोमेरुलाई इन्फ्लेम हो जाएं, जो बोमेंस कैप्सूल होता है उसके अंदर फिर ग्लोमेरुलस, अगर उनमें सूजन वगैरह आ जाए
तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। रीनल और किडनी फेलियर, अगर आपकी किडनी काम करना बंद कर दे, ज़्यादा अमाउंट यूरिया का आपके ब्लड में डिपॉजिट होगा क्योंकि वो आपका वही पास कर रहा है यूरिया को, तो यूरेमिया कंडीशन बोलते हैं और हार्मफुल है, मे लीड टू किडनी फेलियर। और यहाँ पे आपका ट्रीटमेंट जो होता है इसके लिए फिर हेमोडायलिसिस होता है, उसको मशीन के थ्रू आप बोलेंगे निकाला जाता है फिर। ठीक इस तरह होता है, आपकी आर्टरी से ब्लड इकट्ठा करते हैं, उसमें हेपरिन एंटीकोगुलेंट मिलाते हैं और उसको डायलिसिस मशीन में डालते हैं। वहाँ जो है उसको प्योरीफाई किया जाएगा, उससे वेस्ट निकाला जाएगा, ब्लड बना लिया प्योर, छान के उसको एंटीकोगुलेंट के साथ दोबारा मिक्स करते हैं और आपकी बॉडी में दोबारा डाल देंगे वेन के अंदर। तो ये आपका क्या है, यू कैन से रीनल किडनी, और ये हेमोडायलिसिस या डायलिसिस के केस में ऐसा होता है। फिर उसके बाद किडनी ट्रांसप्लांटेशन, अगर मैं जनरली कहूँ किडनी ट्रांसप्लांटेशन की कंडीशन, तो आपको ये चीज़ थोड़ी सी पता होनी चाहिए। सर किडनी ट्रांसप्लांटेशन की क्या कंडीशन है, तो इसमें क्या करते हैं, आपका अगर रीनल फेलियर का केस है तो वहाँ पे किसी डोनर से लेते हैं, उसके अंदर फिर क्लोज रिलेटिव वगैरह देखते हैं और फिर उसके बाद सारे ब्लड ग्रुप वगैरह टेस्ट करके उसको जो है फिर इम्प्लांट करते हैं। ये किडनी ट्रांसप्लांटेशन है। ये आपका जो है किडनी से रिलेटेड डिजीज़ थी, उसकी बात हो रही थी। देन उसके बाद हम लोग आगे चलें तो हमारा डिसऑर्डर है दैट इज़ रिलेटेड टू, यू कैन से आपके मसल से। ठीक है, मस्कुलर डिसऑर्डर्स की बात हो रही है। मस्कुलर डिसऑर्डर्स क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। मस्कुलर डिसऑर्डर यहाँ पे हैं, आप जनरली इसको बोल सकते हैं कि सर एक डिसऑर्डर आपके सामने दिख रहा है, मायस्थेनिया ग्रेविस है, ऑटो इम्यूनिटी है, मींस हमारी बॉडी की इम्यूनिटी अगर हमारी बॉडी के खिलाफ ही काम करने लग जाए, वो आपका मायस्थेनिया ग्रेविस में ऑटो इम्यूनिटी में आता है। अब समझिए कि ये कंडीशन में क्या होता है, हमारे जो मसल्स हैं और साथ में जो आपके न्यूरॉन्स हैं, सिग्नल जो लेके आ रहे हैं, तो मसल से आपका न्यूरॉन से मसल में सिग्नल जाना चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है, एक पूरा जंक्शन होता है, जंक्शन जहाँ पे दोनों मिलते हैं, ताकि यहाँ न्यूरॉन से मसल में सिग्नल जाए और मसल कॉन्ट्रैक्शन हो। तो ये जंक्शन जो होता है वो डैमेज हो जाता है, किसमें, मायस्थेनिया ग्रेविस में सिग्नल जाएगा ही नहीं, कोई मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं, और इससे थकावट, वीकनिंग, पैरालिसिस जैसी कंडीशन हो सकती है स्केलेटल मसल की। वो मसल जो आपके स्केलेटन सिस्टम से अटैच है, लाइक बोन से जुड़े हैं। ठीक है, मेनली एक्सटर्नल मसल्स की बात हो रही है। ठीक है, तो मायस्थेनिया ग्रेविस में इतना ध्यान रखो, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो है वो डैमेज हो जाता है, इसलिए ऐसा होता है। फिर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या मसल डिस्ट्रॉफिन हमने पढ़ा है, जेनेटिकल डिसऑर्डर है, और इसका जीन मैंने कभी बताया होगा, सबसे बड़ा जीन होता है, लार्जेस्ट जीन, लगभग 2 से 3 मिलियन न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 20 से 30 लाख। ठीक है, और ये प्रोग्रेसिव, ये लगातार आप में होने वाला डिजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स है। जो मसल आपकी हड्डियों से जुड़ी हैं उनसे उनको डिजनरेट करता है लगातार, ये डिजीज़ में ऐसा होता है। टेटनी एक वर्ड है, इट इज़ नॉट टेटनस, टेटनी है। इसमें क्या होता है, अगर आपकी बॉडी में लो कैल्शियम सप्लाई है तो उस केस में रैपिड स्पाज्म इन द मसल। रैपिड स्पाज्म मतलब क्या है, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, आपका कॉन्ट्रैक्शन कभी भी हो जाएगा, कुछ पता नहीं लगेगा कब मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगी। तो ये आप बोल देंगे टेटनी के केस में होता है ऐसा। उसके बाद आर्थराइटिस सिंपल है, जोड़ों में पेन होना, तो जॉइंट में इन्फ्लेमेशन है, सूजन आ गई है, तो आपका आर्थराइटिस की कंडीशन है, यानी कि कोई डिपोजिशन नहीं हो रहा, आर्थराइटिस में ऐसा होता है। और एक वर्ड और है, इधर रहता है रूमेटाइड आर्थराइटिस, होता है इसमें भी यही है, जॉइंट में डिपोजिशन हो जाता है। ठीक है, कभी कभी यूरिक एसिड वगैरह भी डिपोजिट हो जाता है इसके केस में भी। तो आपका, लेकिन ये रूमेटाइड आर्थराइटिस मीन्स ऑटो इम्यूनिटी है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, बट सिंपल आर्थराइटिस आपका सिंपल डिसऑर्डर है। ठीक है, आपका इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट है, ऑटो इम्यूनिटी नहीं है, लेकिन रूमेटॉइड वाला ऑटो इम्यूनिटी है। फिर एक गाउट, गाउट में क्या होता है, आपके जॉइंट्स में ये यूरिक एसिड के क्रिस्टल, छोटे छोटे पार्टिकल डिपोजिट हो जाते हैं,
और जिससे सूजन आ जाती है और जॉइंट पेन होता है। ये आपका किस में हो रहा है, दैट इज इन केस ऑफ यू कैन से गाउट में होता है। फिर ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस मीन्स आपके बोन्स का डिजनरेशन, सिंपल है, बोन्स का डिजनरेशन जिससे बोन क्या होंगी, पतली हो जाएंगी, डिजनरेट होते होते थिनिंग ऑफ द बोन्स, और ये फ्रैक्चर के चांस बढ़ जाएंगे, जब पतली हो जाएगी टूटने के चांस बढ़ जाएंगे। और इसमें क्या है, एज रिलेटेड है, खासकर फीमेल में बहुत होता है, डिक्रीज्ड अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन की वजह से ऐसा होता है, फीमेल का ये हार्मोन है, लगभग 30+ के बाद आप जनरली बोल दें, ठीक है। तो ये मैं बोल रहा हूँ दैट इज डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, आप इसको बोल रहे हैं, ये आपके डिसऑर्डर्स हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के। तो ये आई थिंक हम लोगों ने क्लियर कर लिए, इतना पोर्शन आप ध्यान रखिएगा, डिसऑर्डर्स की बात हो रही थी। ओके, चलिए, थैंक यू।